इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 8 इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे सराय। सराय क्या होता है? जब भी कोई यात्री एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो बीच में ठहरने का जो जगह होता है उसको सराय बोलते हैं, ठहरने वाले जगह को। आगे देखते हैं। मध्यकालीन भारत की एक अत्यंत दिलचस्प परंपरा सराय बनाने की भी थी, जो भारतीय उपमहाद्वीपों में शहरों के आसपास यत्र तत्र बनाई जाती थी, इधर उधर बना दी जाती थी। इसके पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपको यह अध्याय कैसा लगा, ये बुक कैसा लगा और बाकी के बुक कैसे लगे? आप कमेंट करके हमें प्लीज बताना जरूर। चलिए आगे जानते हैं। तो इधर उधर कहीं ना कहीं बना दिए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे भैया? सराय आमतौर पर किसी वर्गाकार या आयताकार भूखंड पर बनाई जाती थी, मतलब बड़ा सा जमीन पर उसको बनाया जाता था और उसका प्रयोग भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, सौदागर, व्यापारियों आदि को कुछ समय के लिए ठहराने की व्यवस्था करना था कि कुछ समय तकले इन यात्री, तीर्थयात्री, सौदागर, व्यापारी को कुछ देर तक वहां पर बैठाया जा सके। दरअसल ये सरायें आम लोगों के लिए होती थी। जितने भी ये सरायें बनती थी सब आम लोगों के लिए बनती थी और वहाँ विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठियों, वहां पर अलग अलग प्रकार के पृष्ठभूमियों वाले लोग कुछ समय के लिए इकट्ठा होते या ठहरते थे। मतलब अलग अलग समुदाय, अलग अलग इलाके के लोग वहां पर आते थे, रुकते थे, बातें करते थे, फिर अपने अपने रास्ते चले जाते थे। इसके फलस्वरूप आम लोगों के स्तर पर सांस्कृतिक विचारों, प्रभावों, साम्यवादी प्रवृत्तियों, सामाजिक रीति रिवाज आदि का आदान प्रदान होता था। इसका बनवाने का एक ही रास्ता था कि सामाजिक विचार हर किसी का मिल जाए, हर एक दूसरे पर अलग अलग प्रभाव पड़े, उन लोगों में सामान्यवादी का मतलब एक सामान्य भाव का आदर प्रकट हो, रीति रिवाज इन लोगों का आदान प्रदान हो, मेल मिलाप हो। इसीलिए बहुत सारे धर्म भी एक दूसरे से मिलने लगे। हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से, पंडित कहाँ कहाँ क्या क्या कौन कौन शादी वगैरह करने लगा, बाल बच्चा हो गया, उनका परिवार हो गया, अलग अलग हो गया, सब चीज बदल गया, सारा सिस्टम ही बदल गया। आगे देखते हैं। लोगों के लिए इमारत कैसे बनाए जाते थे? लोगों के लिए इमारत मतलब सराय। ठीक है, तो सराय बनते कैसे थे? मध्यकालीन भारत का वास्तुकला अनुभव, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि मध्यकालीन में जो वास्तुकलात्मक अनुभव जो था राजे रजवाड़ों या शाही परिवारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के अन्य वर्गों द्वारा और उनके लिए भी सार्वजनिक और निजी तौर पर भवन आदि बनाए गए, जिसमें अनेक शैलियों, तकनीकों और सजावटों का मेल पाया जाता है। और इन इमारतों में रिहायशी इमारतें, बहुत बहुत बड़ा महल बनाए जाते थे, मंदिर, मस्जिद, खानगाह खाने वाला जगह, दरगाह, लेकिन खानगाह खाने वाला जगह नहीं, प्रसादालय जिस तरह बोलते हैं ना उसको भी खानगाह बोलते हैं। तो दरगाह, स्मृति द्वार मतलब यादगार दरवाजा। आगे आता है भवन के मंडप, जो ऊपर का गुंबद हुआ करता था, दरवाजा हुआ करता था, बाग बगीचे, बाजार आदि शामिल है, जिसको राजा महाराजा लोग बनवा दिया करते थे, लोगों के लिए बनवाए जाते थे। और ये देखो उस पर नक्काशी क्या बनाई जाती थी, इतना अच्छा अच्छा नक्काशी बनाया जाएगा भैया लोगों के लिए। आज का लोग तो बनवा देवे तो माथा पटक कर रात को रोएगा, ये इतना फर्नीचर लोगों के लिए बनवा दिया। अरे भाई फर्नीचर तू, तेरा बाप फर्नीचर क्यों? एगो तो तू बनवाया, ऊपर से तू रो रहा है। कौन फर्नीचर? रोने वाला फर्नीचर ना जी। इसीलिए आज कोई कुछ खास बनवाता नहीं है किसी के लिए। काहे कि उसको खुद नहीं पचेगा, लेकिन वो कभी अपने पैसा को कहीं भेजने वाला नहीं है, भले उसको पचे चाहे ना पचे, वो आपको बर्बाद करिए देगा। इसलिए बर्बाद गधेरे लोग से दूर रहो, क्योंकि उसी में फायदा है। आगे देखते हैं। ये मुंड का महल है। सॉरी, ये मुंड नहीं, आपको कुंड बोला जाए। ऐसे मुंड है लेकिन ये कुंड है। तो यहाँ पर लोग नहाने के लिए आते थे, रोजमर्रा के काम के लिए आते थे, कोई कपड़ा खींचने के लिए आता था। ऐसे अलग अलग प्रकार में भी, बहुत अलग अलग जगहों में भी अनेक प्रकार के कुंड हुआ करते थे। हाँ, कब का है कब का नहीं है कोई किसी का गहराई नहीं पता,
कोई किसी को ठीक से जानता नहीं है, उसकी गहराई कितना है, कब बना, इसका इतिहास क्या है, किसी को नहीं पता। इसीलिए सब इतिहास धुंधला पड़ गया है। ये आप देखो, यहाँ पर तस्वीर देखो, ये तस्वीर है होसांग शाह का मकबरा है ये, ठीक है। नीचे वाला है हिंडोला का महल है। किसका महल? हिंडोला का यह महल है। देखो कितना खतरनाक महल हुआ करता होगा, लेकिन आज खंडर बन गया है। क्या फायदा भैया इतना बड़का बड़का महल बनाने का जब खंडरे बनाकर फेंक देना है। चलिए इसके बारे में बताता हूँ। मुंड नगर, तो मुंड नगर मध्य प्रदेश में इंदौर से 60 मील की दूरी पर स्थित है। 60 मील की दूरी मतलब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहां से? मध्य प्रदेश के इंदौर के इलाके से, ठीक है। और इंदौर सबसे साफ सुथरा जगह में आता है भारत के आज। यह समुद्र तट से करीबन 2000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ से उत्तर में मालवा का पठार, यहाँ से उत्तर में जाओगे तो मालवा का पठार, और दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी मिलेगी आपको, और नीचे साफ दिखाई देती रहेगी नर्मदा नदी आपको। और मंडू की स्थिति जो थी प्राकृतिक रूप से बहुत सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है। और इसकी इसी स्मारक विशेषता को देखकर परमार राजपूतों, जितने भी राजपूत थे, परमार राजपूतों, अफगानों और मुगलों ने इसे अपना आवास बना लिया, वहीं पर वो लोग रहने लगे। होसांग शाह जब वहां पर राज करता था तो उसके द्वारा 1401 से लेकर 1561 मतलब करीबन 160 बरस, तो 160 बरस में स्थापित गौड़ी राजवंश की राजधानी के रूप में इस शहर ने काफी मशहूरी पाई, बहुत ज्यादा फेमस हुआ, ये मशहूर हो गया पूरा। उसके बाद मुंडा का इतिहास जो था, सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंग से जुड़ा रहा। उसके बाद इतिहास क्या हुआ? सुल्तान बाज बहादुर और उनकी रानी का नाम था रानी रूपमती, उनके प्रेमों का रास लीला यहाँ पर होता था। और मुगल बादशाह जो थे वो वर्षा ऋतु में भोग विलास के लिए आया करते थे यहाँ पर, मतलब प्रेमालाप करने के लिए अपने पत्नी के साथ, अपने बीवी के साथ, बेगम के साथ यहाँ पर मस्ती करने के लिए आया करते थे। हाँ, जो समझ रहे वो भी करने के लिए आया करते थे, समझो नहीं पढ़ लो। उस समय मुंडा सरकारी रियासती एवं आनंददायक राजमहलों, मंडपों, मस्जिदों, कृत्रिम जलाशयों, बावलियों, लड़ाई के समय रक्षा के लिए बनाई गई बुर्जें थी, बुर्जों और फसीलों आदि का मिला जुला रूप था। मतलब इन सबको मिला जुला कर इनको बनाया गया था, जहां पर हर प्रकार के ऐशो आराम सुविधाएं थी। कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा अगर वहां पर आते तो, ये सोचकर बनाया गया था। अपने आकार विशालता, इतना बड़ा है भैया पूछो नहीं। तो अपनी आकार विशालता और स्मारकीयता के बावजूद ये भवन प्रकृति की गोद में चापदार मपडंडों के रूप में बने थे, मतलब गुंबद के जैसा यह बना था, ठीक है। यहाँ वायु तथा प्रकाश की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर जाओगे आप तो आपको वायु और प्रकाश की कोई तो कमी थी नहीं, इसलिए इस भवन में गर्मी नहीं टिक पाती थी और इस भवन में कभी गर्मी लगता ही नहीं था। और इन भवनों के निर्माण में स्थानीय पत्थर और स्मारक की सुलभता का लाभ उठाया गया था। और इसके निर्माण में जो स्थानीय पत्थर जो था ना उधर संगमरमर का, तो उसका इस्तेमाल इसमें कर बहुत आसानी से इस्तेमाल करके इसको बनाया गया था। और मांडू प्रकृति के साथ साथ वास्तुकला के अनुकूलन का एक उत्तम उदाहरण था। मांडू जो था एक तो प्राकृतिक तौर पे पर्यावरण के साथ तो था ही, लेकिन वास्तुकला के साथ भी इसको बनाया गया तो एक उत्तम उदाहरण था, जहां पे रोशनी, वायु एकदम आसानी से आ जा सकता था। और वहां पे सैनिक का पहरादारी इतना था कि कोई चूचा भी नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं। शहर में स्थित शाही बस्ती में ऐशो आराम को ध्यान में रखकर बनाई गई अनेक शानदार इमारतें शहर में भी बनाई गई थी। शाही महलों और नौकर चाकरों के लिए बनाई गई रिहायशी इमारतें
शाही नौकर और महल में रहने वाले कुछ लोगों के लिए भी बनाया गया था। सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालय और रिहायशी भवन दो कृत्रिम झीलों के चारों ओर निर्मित थे। मतलब दो कृत्रिम झील थे, उसके चारों तरफ सरकारी कार्यालय चाहे रिहायशी काम करने के लिए रिहायशी भवन वहां पर बनाए गए थे। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। हिंडोला महल। हिंडोला महल एक बड़े रेल पुल की तरह दिखाई देता था, क्योंकि हिंडोला महल एकदम चरखुट्टा आकार में उसको बनवाया गया था, लगता था कि रेल का पुल ही है, वैसे ही उसको बनवाया गया था। जिसकी दीवारें बड़ी बड़ी, जिसकी दीवार जो थी एकदम बड़ी बड़ी असमानुपालिक पुस्तों पर टिकी हुई थी। एकदम मतलब वैसा हो नहीं सकता था, वैसे इसको टिका कर रखा गया था। मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा बिल्डिंग भी बन सकता है, लेकिन बना। यह सुल्तान का दीवाने आम था। क्या था? यह जो हिंडोला भवन था सुल्तान का दीवाने आम, मतलब उनका दरबार, मीटिंग हाउस, जिसको आज मीटिंग हाउस बोलते हैं, वो मीटिंग हाउस था उन लोगों का। सब लोग बैठ के वहां बात करते थे, जहां आकर सुल्तान अपनी प्रजा को दर्शन दिया करता था। और हिंडोला का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इन दीवारों पर ढाल का बखूबी इस्तेमाल किया गया था। एकदम ढलाव जैसा ही बनाया गया था, अच्छा लगने वाला। आगे आता है जहाज महल। तो जहाज महल एक शानदार 2 मंजिला इमारत है और इसकी शक्ल पानी के जहाज जैसा ही है। यह 2 जलाशयों के बीच में स्थित है और जहाज महल इसलिए पानी के बीच में ही इसको बनाया गया है। और इसकी छत, बरामदे, दरवाजे, मंडप मानो पानी पर लटके हुए दिखाए गए, वैसे ही लगता है। और इसे सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था और उनका फेवरेट भवन था ये। कौन? हवा महल, सॉरी जहाज महल। जहाज महल उसका पसंदीदा महल था। वह ऐसो आराम और मन बहलाव के लिए, ऐसो आराम, उसे मन बहलाने के लिए इसे अपने जनान खाने के तौर पर इस्तेमाल करता था। जनान खाने में रहने के लिए, सोने वगैरह के लिए, उसका पूरा एकदम महफिल को जमाने के लिए, मंडी लगाने के लिए ही इसका इस्तेमाल, मंडी सब्जी मंडी नहीं बोल रहा हूँ, लड़कियों की मंडी लगाने के लिए इस्तेमाल किया करता था। और इसमें नहरें और नालियां हैं और उसमें नहर और नालियों को भी बनाया गया है। पानी आएगा और नाला में चल भी जाएगा। और छत पर तरंग ताल बनाए गए हैं। छत पर आपको अलग अलग प्रकार के डिजाइन भी बनाए गए हैं, जिससे एकदम झकास लगता है। आगे आता है रानी रूपमती का दोहरा महल। रानी रूपमती का जो दोहरा महल दक्षिणी प्राचीर पर बना हुआ है, दक्षिण के मतलब उसी ऊपर में दक्षिण पे जो बना हुआ है, जहां से नर्मदा घाटी का अति सुंदर दृश्य दिखाई देता है। और उस महल से नर्मदा घाटी की सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है। बाज बहादुर के राजमहल में विस्तृत आंगन, बाज बहादुर के राजमहल में जितना बड़ा आंगन था, तो आंगन के चारों ओर बड़े बड़े कक्ष और छज्जे बने हुए थे। भैया कक्ष तो मालूम है, छज्जे क्यों बने हुए थे ये पता नहीं, लेकिन बड़े बड़े कक्ष बनाए गए थे। कुछ डेकोरेशन के लिए, कुछ जरूरत होगा इसलिए भी बनवाए गए होंगे। आगे देखिए, यही है जहाज महल। सामने दिख रहा है जहाज महल आपको? हाँ, यही है जहाज महल। एक मदरसा जिसे अशरफी महल कहा जाता है, एक मदरसा जिसे अशरफी महल कहा जाता है, और इस समय एक खंडहर की हालत में सुनसान पड़ा हुआ है। क्या है वह एक मदरसा है जो अभी खंडहर है। होसांग शाह का मकबरा एक शानदार इमारत है। होसांग शाह का जो मकबरा है एकदम शानदार इमारत जैसे आपको देखने को मिलेगा। और इसमें सुंदर गुंबद, एकदम सुंदर गुंबद है। संगमरमर की जाली का काम इसमें किया गया है। और डयोडिया प्रांगण एकदम उन लोगों का अलग बनाया गया है। डयोडिया तो है ही, ऊपर में साइड से निकाला गया है। और इसमें प्रांगण है, बहुत बड़ा जगह है, अंदर का मीनार भी है। और बुर्जे, मतलब अलग अलग प्रकार के आपको गुम्बद जैसा दिखाई देगा, छोटा छोटा पार्ट अलग अलग, तो उसको बुर्जे बोलते हैं। तो बुर्जे देखने लायक हैं। इसे अफगान शैली के पौरुष मर्दानगी का उदाहरण माना जाता है। मतलब
उधर का पुरुष का मर्दानगी का एक उदाहरण माना जाता है कि अफगान शैली को इस्तेमाल करके यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन इसका जालीदार काम जो है उकेरे हुए, तो जो आपको वेंटिलेटर वगैरह में जालीदार नहीं होता खिड़की में, तो वही जालीदार जो काम है उकेरे हुए तोड़े और तोरण निर्माण कार्य की कोमलता प्रकट करती है। तो तोड़ तोड़ के धीरे 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 उसमें नक्काशी कर करके ग्रेनाइट को फोड़ फोड़ के ही बनाया गया है, तब उतना झकास दिखता है। और उस समय ऐसा ही हथियार था जो ग्रेनाइट को भी फोड़ काट सकता था। मांडू की जम्मा मस्जिद, मांडू के जम्मा मस्जिद में जाओगे जो शुक्रवार की नमाज के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होने वाले नमाजियों, मतलब लोग जब वहां पर इकट्ठा होते हैं तो लोगों के लिए बनाई गई थी, जिसके भीतर जाने के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा बना हुआ है, जिसकी चोटी पर एक सिमटा गुंबद है। चोटी पर एक सिमटा, मतलब एकदम पतला जैसा गुंबद है, आपको देखने में अच्छा भी लगेगा। दरवाजे से घुसने पर एक बड़ा सा खुला सहन आता है, मतलब बहुत बड़का सा इलाका आता है जिसमें आप हजारों लोग उसमें बैठ सकते हैं। हजारों लोग की बात नहीं करूंगा, लेकिन 400-500 लोग तो बैठ ही सकते हैं। और जिसके तीन तरफ इबादत के लिए बंद कक्ष है, तीन तरफ इबादत के लिए बंद कक्ष है, जिन पर छोटे गुंबद बने हुए हैं। और इमारत का सामने का हिस्सा लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। और आगे लिखते हैं किबला लीवान, किबला लीवान में बना मिंबर उकेरे हुए टोटो पर टिका हुआ है और बेहराब कमल कली की पंखुड़ी जैसा है। मेहराब कमल होता है एक, वो लाल वाला थोड़ा सा उसे पिंक मिलाकर व्हाइट मिलाकर एक नई सा सुंदर सा कमल होता है, थोड़ा मल्टी कलर्ड, हाँ बहुत सारा कलर मिलाकर जो होता है ना, तो वैसे कमल की पंखुड़ी जैसा वो दिखाई देता है। यदि स्थानीय परंपराओं का साहसी उल्लेख, अगर स्थानीय परंपराओं का हम साहसी उल्लेख करें तो यह कहा जा सकता है कि मांडू की प्रांतीय शैली की वास्तुकला दिल्ली के शाही भवनों की कला के बहुत नजदीक है। तो ऊपर अपने हवा महल, जहाज महल देखा, वो भी मांडू में बनाया ही गया है। और मांडू के अभी हम मस्जिद के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तथापि मांडू की वास्तुकला की तत्कालिक, इसमें तथाकथित पौरुषपूर्ण और आडंबरहीन शैली का इस्तेमाल जो किया गया था, किधर का, अफगान शैली, हाँ, तो उसका इस्तेमाल किया गया था, जिसमें फर्सी जालियां उकेरे गए टोटे और संगमरमरों का हल्कापन पाया गया है। एकदम हल्कापन उसको दिखाया गया है कि लगे कि हाँ भैया साधारण सा है लेकिन अनोखा है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला अनुभव की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जी, क्योंकि इस पूरा कहानी में अगर इंडो इस्लामिक नहीं आता तो ये कहानी तो फीका फीका रह जाता, क्योंकि प्रेम का प्रतीक ताजमहल तो बच जाता भैया। क्योंकि मरने के बाद किसी के ऊपर, मतलब अपनी पत्नी के ऊपर इतना बड़ा स्मारक बना देना कोई आम बात नहीं होता है, वो हर किसी से नहीं होता है। बहुत बड़ा बड़ा वीआईपी लोग होता है, भयानक लोग होता है जो करता है। ये मांडू की जम्मा मस्जिद है। कौन सा मस्जिद है? मांडू की जम्मा मस्जिद, जो कभी आप जाओ विजिट करने के लिए तो वहां से जरूर देख कर आना। आगे आता है ताजमहल। कौन सा महल? ताजमहल। हाँ, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, बोलेंगे नहीं इसको। ये ताजमहल कब बना था? तो ताजमहल 1632 से इस स्मारक के निर्माण में लगभग 20 साल तक 20,000 कामगारों ने काम किया। मतलब 1632 से काम चालू हुआ और 1652 तक काम चला लगातार, तब जाकर 20 साल के बाद ये भवन बनकर रेडी हुआ, तैयार हुआ, जो उजला संगमरमर से बना था। इस इलाके में नो फ्लाइंग जोन, इसके ऊपर से ना हेलीकॉप्टर, ना फ्लाइट, ना कुछ भी। इस इलाके में डीजल पेट्रोल वाला गाड़ी भी नहीं जाता है, इसमें केवल बैटरी वाले गाड़ी ही जाएंगे। मतलब पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, एकदम पूरा ब्लॉक है कि रेनफॉल के वजह से इसमें आपको कालापन ना आ जाए, धक्कापन ना आ जाए। और इतना बड़ा है ना जी कि आप इसके अंदर जाओगे तो आपको लगेगा क्या कि और बड़ा हो गया, जितना अंदर जाओगे लगेगा कि और बड़ा हो गया। ये खासियत है इसकी। आप देख सकते हैं इधर के लोग का भीड़ देख लो आप, कितना ज्यादा खतरनाक भीड़ दिख रहा है ना। हाँ, तो यही दिखाने के लिए मैंने जूम किया है। और ऐसा ही डिजाइनिंग आपको मिलेगा उधर देखने को,
दिख रहा है ना? चलो मैं इसको जरा छोटा कर लेता हूं, ज्यादा छोटा हो गया। ताजमहल में मध्यकालीन भारत का विकासात्मक वस्तु प्रक्रिया अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, क्योंकि जो उसमें वस्तुकला का इस्तेमाल किया गया बहुत ज्यादा फेमस है। इसके संरचनात्मक और अलंकरणात्मक, इसको बनाने का सोचा गया, जैसा जिस दिमाग से सोचा गया, दोनों ही प्रकार के तत्वों में मुगलों द्वारा हिंदुस्तान लाए गए व यहाँ पहले से उपस्थित तथा शाहजहां और उसके वस्तुकारों द्वारा ताज के लिए परिकल्पित सभी प्रकार के प्रभावों का संगम दिखाई देता है। जो अफगान से आया, बाहर से आया, और इधर के शाहजहां और भारत के जितने भी वस्तुकार जो थे, वस्तुकलात्मक लोग थे, वस्तु बनाना चाहते थे, चाहे इधर के जितने भी मिस्त्री लेबर वगैरह थे, वो सब अपनी अपनी सोच को बताएं, तब उसके अनुसार ताजमहल बना है। जो सभी प्रकार के प्रभावों का संगम दिखाई देता है। जितने भी वस्तुकार थे, जितने भी मिस्त्री लेबर थे, जितने भी इंजीनियर थे, उन सब का सोच इसमें दिखाई देता है। ताजमहल की भव्यता और शालीनता। ताजमहल इतना खूबसूरत है, बड़ा है, क्यों है? और उसकी आडंबरहीन तथा सरल योजना और उसका उत्थान, क्योंकि उसको जब नींव से बनाया गया, जब उसका बेसमेंट से ऊपर चला, तो उसकी योजना बहुत झकास था, बहुत झकास। क्योंकि उसकी योजना जब बन रहा था तो उसके नीचे पिलर वलर नहीं दिया गया है, वो लकड़ी, काली लकड़ी करके आता था, कोई पेड़ आता था, उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर बनाया गया है। उसके विभिन्न अंगों के बीच अलग अलग जितने भी उसका बनावट है, उसके बीच में समानुपात एवं सुडौलता संगमरमर के प्रयोग किए गए हैं। और यमुना नदी के किनारे उसकी स्थिति, और यमुना नदी के किनारे है इसलिए और सुंदर लगता है, क्योंकि उसके पिछले भाग से हम पूरे नदी को देख सकते हैं, पानी वाला सिरा हम आसानी से देख सकते हैं। और उसके ऊंचे आकाश में खड़ी उसकी भव्य इमारतों के कारण उसकी सुंदरता और भी निखर कर आती है। ताज की गरिमा दिन और रात, ताज की गरिमा, ताजमहल, उसकी गरिमा दिन और रात अलग अलग समयों पर अलग अलग रंगों का प्रभाव करता है। और जो ताज का रंग है वो दिन में सुबह देखने के बाद पीला, दोपहर में देखने के बाद उजला, शाम को देखने के बाद फिर पीला, लाल हो जाएगा। जब सूरज नीचे चला जाता है तो लाल बादल दिखता है ना, वैसा ही यह भी लाल दिखने लगेगा। मतलब दिन ढलने और उठने के अनुसार इसका बदलाव होते रहता है। और रात के चमक, चांदनी रात में भी झकास दिखने वाला इमारत है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में एक मकबरे के तौर पर बनवाया था। मतलब एक मकबरा है वो, मुर्दा को दफनाया जाने वाला जगह। और ऐसे माना जाता है कि इसका काम पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन मरने के बाद उनको दफना कर फिर इसको थोड़ा तेजी से बना दिया गया। ऐसे माना जाता है कि शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते देते मुमताज की मृत्यु हुई थी, मतलब मुमताज मरी थी। 14वें बच्चे को जन्म देते, ये नहीं कि अकेले, उनके अनेकों बेगम को मिलाकर तब 14वां बेटा था वो, तो उसको जन्म देते देते बेगम मर गई। आगे आता है इसके संपूर्ण परिसर, जो पूरा गार्डन वाला भाग है, उसमें अनेक छोटे बड़े भवन, कक्ष, बाग बगीचे, ये सब बनाए गए हैं। यह यमुना नदी की दाहिनी किनारे पर स्थित है और अनुसंधानकर्ताओं ने पता लगाया है कि ताज के पीछे यमुना नदी के बाएं किनारे पर भी पहले कभी एक बाग था। मतलब ताज नहीं था, ताजमहल नहीं था, फिर भी यहाँ पर बाग बगीचा था, जिससे उसको क्या बोलता है, जिसे महताब बाग कहा जाता था। ताज बाग के अलावा वहां पर महताब बाग हुआ करता था, और उसी के जगह पे उस पर ताजमहल बना। उसके बाद से वो मेहताब बाग को हटाकर पूरा उसका नाम और निशान खत्म करके ताजमहल के नाम से उसको आगे बढ़ा दिया गया। तो ताज के विशाल परिसर में प्रवेश पाने के लिए लाल पत्थर से बने एक विशाल द्वार से होकर गुजरना पड़ता है, जिसको बुलंद दरवाजा के नाम से जानते हैं। यह दरवाजा बहुत सुंदर है, बड़ा है, बहुत विशाल है। मकबरा 4 बाग शैली में बना है। मकबरा क्या है? 4 बाग शैली में बना है।
चार बाग शैली में आपको समझ में आएगा, चारों तरफ आप देखोगे तो अनेकों प्रकार के, पहले तो आपको गार्डन जैसा दिखेगा, और ताजमहल के चारों तरफ देखोगे तो चार मीनार जैसा आपको दिखेगा। तो वो किस लिए बनाए गए थे? जब भूकंप आता है तो भूकंप को सहने के लिए उस चारों मीनार को बनाया गया है। तो साइंस कोई खराब नहीं थी उस जमाने की, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध साइंस था उस समय, जिसमें फव्वारे और पानी के बीच से रास्ता भी है। आप जब ताज के पास जाते हो तो बीच में फुहारा तो है ही, उसके बीच में पानी बह जाता है, और नदी से डायरेक्ट उसको लाए जाते हैं, फिर निकाल दिए जाते हैं। पानी गंदा होने का जिक्र ही नहीं वहां पर। और अच्छा खासा गार्डन है, एकदम बढ़िया सा है, मस्त है। मकबरे की इमारत को बाग के बीचों बीच, मकबरे का जो इमारत है बाग के बीचों बीच न बनाकर उत्तरी किनारे पर, जिधर साइड में यमुना नदी है, तो उस पर बनाया गया ताकि नदी तट की सुंदरता का लाभ उठाया जा सके। वहां से आपको ताजमहल भी दिख जाएगा, अंदर जाकर पूरा घूम सकते हो, और उसी परिसर के पीछे जाओगे तो आपको वहां से विशाल नदी, यमुना नदी आपको दिखाई देगा। अब आते हैं उसके बीच में कुछ अलग अलग प्रकार के भी कुछ बनाए जाते थे। तो बाग के बीचों बीच स्थित सीधा मार्ग आगंतुक को मकबरे के निचले हिस्से तक पहुंचा देता है। अब बाग के बीचों बीच वाला जो सीधा मार्ग है वो आपको नीचे तक पहुंचा देता है, उसके ऊपर सीढ़ी चढ़कर आपको ऊपर जाना पड़ता है। वहीं से मकबरे के फर्शी चबूतरे पर पहुंच जाता है, लोग कोई भी वहां पर जाकर पहुंच जाता है। और चबूतरे के किनारे पर चार मीनारें खड़ी है जो ऊपर की ओर पतली होती है, मीनार वैसे ही बनाए जाते थे। इन मीनारों की ऊंचाई 132 फुट है, 132 फुट है, बहुत लंबा है। इमारत के मुख्य भाग की चोटी पर गोलाकार गुंबद है। जो भी इमारत बना है उसके मुख्य भाग पर जाओगे, सबसे ऊपरी चोटी पर एक गुंबद बना है, और चार गुमटियां हैं। चारों मीनारों के ऊपर देखोगे तो एक एक गुमटी मिलेगा, मतलब चार गुमटी है जो सुंदर नाम रेखा बनाती है। और इमारत की जो कुर्सी है नियो, उसकी दीवारों और गुंबद तथा गुमटियों के बीच पूर्ण समानुपात है, उसको मिलाकर ही उसको बनाया गया है। सफेद संगमरमर जड़ी कब्रगाहों के पश्चिम की ओर, क्योंकि भैया ये जानते हो सब मकबरा है, तो उसके पश्चिम की ओर लाल बलुआ पत्थर से बनी मस्जिद है। लाल बलुआ पत्थर आपको लाल लाल ही दिखेगा, वो मस्जिद जो है लाल दिखेगा आपको। तो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया वो मस्जिद, और संतुलन बनाए रखने के लिए पूरब में, देखो संतुलन और पूरा बैलेंस बना रहे, तो संतुलन को बनाए रखने के लिए पूरब में भी एक ऐसी ही इमारत बनाई गई है जो दोनों तरफ देखने में आपको मजा आएगा। और इमारत के लिए संगमरमर, राजस्थान में इमारत जब बन रहा था उसके लिए पत्थर कहां से आया? संगमरमर राजस्थान में स्थित मकराना की खानों से खोद कर लाया गया था। मकरान इलाका है उधर, तो मकराना की खान से उसको खोद कर लाया गया था। और मकबरे का यह सफेद संगमरमरी भवन आसपास लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारतों से बिल्कुल विपरीत दृश्य प्रस्तुत करता है। और लाल बलुआ पत्थर हो चाहे सफेद संगमरमर हो, उन सभी भवनों से ये अनोखा भवन है जो आपको सामने देखने को मिलता है ताजमहल के रूप में। मकबरे की इमारत वर्गाकार है, ठीक है, और उसके खंभे 8 बगले, चारों तरफ में खंभे तो हैं, बीच में भी खंभा उसको बनाया गया है जो साइडें बनाती हैं, अलग अलग प्रकार के साइडें देखने को मिलता है। और उनके बीच में गहरी चापे हैं, एकदम गहरी गहरी जगह बनाए गए हैं, कुछ कुछ रखने के लिए, चाहे कुछ डिजाइन दिखाने के लिए ही। यह संरचनात्मक विशेषताएं संपूर्ण इमारत के उठाव में भिन्न भिन्न स्तरों, छायाओं और रंगों आदि का भाव उत्पन्न करती है, मतलब अलग अलग प्रकार से अपना प्रभाव उस पर डालते हैं। इमारत की ऊंचाई फर्श से छत तक 186 फुट है। कितना है? 186 फुट। और छत के शिखर के फगुरों तक, छत के शिखर के फगुरों तक जाओगे तो 186 फुट है, मतलब पूरा फर्श से लेकर ऊपर तक ले 186 फुट है। ऐसे माना जाता है कि घर लोग बनवाते हैं तो 10 फुट का घर बनता है,
मतलब एक मंजिला 10 फुट का होता है, तो माना जाए तो ये 18 मंजिला बिल्डिंग उतना बड़ा है। तो इतना भी छोटा तो है नहीं और उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन आप जितना नजदीक जाओगे उतना ही बड़ा दिखेगा, जितना दूर जाओगे उतना ही छोटा दिखेगा। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अनुसार ही आपको काम करता है। चमक, ये जो आपको जितना भी सूर्य का किरण का चमक जो होता है ना, उसी के अनुसार आपको बड़ा छोटा दिखेगा, जितना दूर छोटा, जितना नजदीक उतना बड़ा। आप पूरा नजदीक जाकर देखना, आपको लगेगा कि और तेरी कितना बड़ा है। आगे देखते हैं। मकबरे के भीतरी भाग में नीचे तलघर, मतलब उसके अंदर में आपको अंडरग्राउंड भी बनाए गए हैं, तलघर, और उस पर मेहराबदार अष्टभुजी विशाल कक्ष भी बनाए गए हैं और प्रत्येक कोने पर कमरा बना हुआ है, और ये सब गलियारों से जुड़े हुए हैं। सब अलग अलग प्रकार के गली से उन सबको जोड़ दिया गया है, और इमारत के हर हिस्से में रोशनी जाए इसके लिए रोशनी जाली झरोखों से आती है। सारी रोशनी झरोखों से आती है जो जालीदार है। और ग्रेनाइट के भी बनाएंगे तो ग्रेनाइट में छेद कर करके बनाया गया, जो भीतरी मेहराबों के आसपास बने हुए हैं। और छत की ऊंचाई बाहरी दीवार जितनी ही है। छत की ऊंचाई देखोगे तो बाहर की दीवार उतना ही उसको बनाया गया है। और 2 गुंबदों के कारण बीच में जगह छूट गई है। 2 गुंबद इसलिए बीच में थोड़ा सा जगह छूट गया है। ऊपर से भी आपको दिखेगा, सैटेलाइट व्यू जब देखोगे ना जीपीएस से, तो आपको समझ में आएगा। ताजमहल की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए, ताजमहल की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए, यहाँ पे लिखा है सुंदरता को वृद्धि बढ़ाने के लिए भीतरी और बाहरी सतहों पर 4 तरह के अलंकरणों या साज सज्जाओं का प्रयोग किया गया है, सजाया गया है उसको। और उसके अंदर में उर्दू में कुछ लिखा भी गया है, और टाइल्स भी अनेकों प्रकार के अलग अलग प्रकार के लगाए गए हैं। जैसा आपको ऊपर दिखेगा ना, इस टाइल्स में पेड़ बना हुआ है, और किस चीज का पेड़ है कि ये फूल का पौधा है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे टाइल्स उसमें लगाए गए हैं जो देखने में एकदम खूबसूरत लगता है। और इसकी दीवारों पर पत्थर को उकेर कर, पत्थर को उसमें निकासी कर करके ऊंची और चिकनी उभारदार नक्काशी की गई है। और जाली झरोखों में जरे, जाली हो गया चाहे झरोखा हो गया उसका खिड़की वाला इलाका, तो उसमें कुछ अलग अलग प्रकार के जरे संगमरमरों में बारीकी या सुकोमल निकासी की गई, जो टूटे वगैरह ना, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा पत्थर जल्दी मिलने वाला तो था नहीं, इसलिए उसको बहुत बारीकी से आराम आराम से उसको बनाया गया है। दीवारों और मकबरे के पत्थरों पर, दीवार हो गया चाहे मकबरा, उन सबके पत्थरों पर पीले संगमरमर, जेड और जेप्सर की जराई का काम भी उस पर किया गया है। और साथ ही कहीं कहीं चोपर, जो छोटा सा झरोखा टाइप में दिखता है, चोपर पिचिकारी के साथ उस पर ज्यामितीय डिजाइन बनाई गई, जिसको पेंट वगैरह करके भी कुछ ना कुछ बनाया गया है। अंत में सफेद संगमरमर पर जेप्सर की जराई के द्वारा, जेप्सर को थोड़ा चढ़ाकर जराई के द्वारा, अंत में सफेद संगमरमर पर जेप्सर की जराई के द्वारा उस पर कुरान की आयतें, मतलब उस पर कुरान के कुछ विचार भी लिखे गए हैं। और इस सुंदर लिखावट से, जैसा आप इधर तस्वीर में देख रहे हो, और सुंदर दीवार पर जो सुंदर लिखा गया है, तो सुंदर लिखावट से दीवारों की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। और जिसको उर्दू आता है वो इसको पढ़कर समझ सकता है, चाहे समझा सकता है। मुझे नहीं आता, मैं नहीं बता सकता। और अल्लाह ताला से सतत संबंध जुड़ी हुई है, मतलब ऐसा लिखा गया है कि जो अल्लाह से इन लोगों को जोड़ता है। ऐसे भी जिन्होंने बनाया, हमने तो ऊपर बहुत पढ़ा कि कुछ लोग अपने शान शौकत को दिखाने के लिए बनवाते थे, तो कुछ लोग जन्नत को पाने के लिए बनवाते थे, तो कुछ लोग अपने शान शौकत को दिखाने के लिए बनवाया करते थे कि हमारे पास इतना अरबों खरबों की संपत्ति थी तो हमने बनवाया, आपके पास नहीं है तो नहीं बनवा सकते। अगले भाग में हम पढ़ेंगे गोल गुंबद के बारे में, और इसके बारे में थोड़ा सा डिजाइन भी नीचे दिया गया है मैप के साथ, उसको मैं बताता हूँ। आपको जो भी डाउट है, जो भी आपको पूछना है, चाहे सलाह देना है, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।